नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो दोस्तों यदि आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं न्यू एनसीईआरटी की तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ आपको क्लास 6 से लेकर 12th क्लास की सिर्फ हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाएगी न्यू एनसीईआरटी की। और यदि आप 8वीं क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप सर्च कीजिए एनसीईआरटी बाय विक्रम 8th क्लास और उस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको ये जो आपकी 8th क्लास की कंप्लीट बुक है इसके सभी लेसन पढ़ाए हुए मिलेंगे और साथ में उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको अलग से प्लेलिस्ट वहां से आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पिछले जो पार्ट थे हमने पढ़े थे इस अध्याय के, उसमें हमने सल्तनत काल के बारे में पढ़ा था और आज हम बात करेंगे मुगलों के बारे में कि मुगल किस प्रकार से भारत आए थे और किस प्रकार से उन्होंने भारत में अपने शासन को बहुत ज्यादा विस्तार किया था। कौन कौन से जो आपके महत्वपूर्ण शासक है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे देखिए भी, जब दिल्ली सल्तनत पतनशील थी, मतलब कि जब दिल्ली सल्तनत का जो आखिरी वंश था लोधी वंश, उसके जो शासक थे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, तब बाबर एक तुर्क मंगोल शासक था। मतलब आप अलग से कहते हैं कि सर आप एक एमसीक्यूज करवा दीजिए, एमसीक्यूज इसी में आएंगे। मैं कितने एमसीक्यूज आपको करवाऊं, यहाँ से पूछ लेगा। यही देखिए कि जो बाबर था वो कौन से उससे बिलोंग करता था, आप कहेंगे तुर्क मंगोल। ठीक है, जो एक सैनिक रणनीतिकार था जो समरकंद वर्तमान उज्बेकिस्तान से निष्कासित था। निष्कासित मतलब कि उसको वहां से निकाल दिया गया था। ने अपनी दृष्टि भारत की ओर मोड़ी। तैमूर वंशीय बाबर ने, ठीक है, 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया। कि 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत में पराजित किया कि इब्राहिम लोदी। आपसे एमसीक्यू देखिए, अब ये मैंने 4 लाइनें पढ़ाई है, इसमें कितने एमसीक्यू, इसी में से ही 10 एमसीक्यू बन जाएंगे कि पानीपत का युद्ध किस किसके बीच में हुआ। ठीक है, इब्राहिम लोदी कौन था, पानीपत का युद्ध कब हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार आप डिटेल में पढ़ लीजिए, फिर आपसे कहीं से भी एमसीक्यू पूछ ले तो आप आराम से उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, 1526 में लोधी, इब्राहिम लोधी और बाबर का युद्ध हुआ और जिसमें विजय किसकी हुई, बाबर की हुई, जिसे बाद में पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। पानीपत का प्रथम युद्ध क्यों कहा गया, क्योंकि उसके बाद पानीपत में और भी लड़ाइयां लड़ी गई थी और सबसे पहला जो महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत के मैदान में लड़ा गया था वो लड़ा गया था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। इसलिए इसको पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया, क्योंकि उसके बाद में और भी आपकी लड़ाइयां पानीपत के मैदान में लड़ी गई थी। इस युद्ध में बारूद, क्षेत्रीय तोपखाने एवं तोड़ेदार बंदूकों की अतिशय निर्भरता थी। कि पहली बार भारत के किसी युद्ध में गोले बारूद का प्रयोग हुआ था जो बाबर ने किया था। इस युद्ध में बारूद, क्षेत्रीय तोपखाने एवं तोड़ेदार बंदूकों की अतिशय निर्भरता थी, जिन्हें हाल में ही भारत में युद्ध में सम्मिलित किया गया था। कि इस युद्ध में आपका गोले बारूद और बंदूकों का प्रयोग पहली बार किया गया था। इस पराजय ने दिल्ली सल्तनत का अंत किया था तथा बाबर ने दिल्ली की सत्ता संभालकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इस युद्ध के साथ ही भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और जो सल्तनत काल था उसका अंत हो गया। तो अब हम डिटेल से पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। तो आपको ये पता चल चुका है कि किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो पानीपत के पहला युद्ध जो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ये देखिए आपकी ये एक बाबरनामा की एक प्रति में दर्शाया गया है कि बाबरनामा है जो आपकी उसकी पुस्तक है बाबर की जीवनी से संबंधित। तो उसमें देखिए तोप दिखाई गई, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि इस प्रकार से तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर और भारत, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी थी जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आपसे सामने क्वेश्चन है कि बाबरनामा किसने लिखी, तो पूर्व बाबर ने ही इसको लिखी थी जो ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें वह स्वयं को संस्कारी, बौद्धिक और जिज्ञासु व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसे वास्तुकला, कविता, पशुओं पक्षी जिनमें से कोई उसने कुछ महत्वपूर्ण विवरणों में सूचीबद्ध किया, कुछ विशेष पक्षी या वनस्पति उन्हें दे रखे हैं जिनसे उन्हें क्या था, लगाव था। किंतु वह एक निर्दयी विजेता भी था। कई नगरों के निवासियों की उसने हत्या की, महिलाओं तथा बच्चों को दास बनाना, लूटे गए नगरों में हंस निवासियों से मृत शरीरों से खोपड़ियों की मीनारें बनवाना भी इसमें उसे गर्व का अनुभव होता था। देखिए किस प्रकार का अत्याचारी था बाबर कि जो नागरिक उन्होंने मार दिए तो उनकी खोपड़ियों को इकट्ठा करके वो मीनारें बनवाता था भी।
बाबर मध्य एशिया से अतिशय जुड़ाव रखता था और भारत को अलग आकर्षणों का देश मानता हुए लिखता है कि हिंदुस्तान विशाल देश है, इसमें सोना चांदी बहुतायत में है, वर्षा ऋतु में के समय यहाँ की हवा अत्यंत शुद्ध एवं स्वास्थ्यप्रद है, हिंदुस्तान में हर प्रकार के शिल्पकार तथा कारीगर अनगिनत है, संख्या में उपलब्ध है। शायद भारत की समृद्धि और संसाधनों को देखकर उसने मध्य एशिया वापस जाने के स्थान पर यही अपनी सत्ता बनाए रखने का निर्णय लिया। अब कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो बाबर था वो सिर्फ लूटने आया था यहाँ पर, कि मैं यहाँ से धन लूटूंगा और वापिस मध्य एशिया चला जाऊंगा जहां से मैं आया हूँ, वहां पे अपना शासन दोबारा से स्थापित करूंगा। लेकिन जब उसने भारत में आके देखा कि भारत में इतनी ज्यादा समृद्धि है, इतना बढ़िया मौसम, इतनी सारी चीजें बहुत बढ़िया है, क्यों ना मैं यहीं पर ही शासन करूं। तो इस बात से लगता है कि यहाँ आने के बाद उसने अपना डिसीजन था, फैसला था, बदला था और यहीं पे राज करने की उसने सोची थी। स्टार्टिंग में उसकी कोई मंशा नहीं थी कि वो भारत में आके शासन करे, यहाँ का साम्राज्य संभाले। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुमायूं को साम्राज्य बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा कि उसने 3-4 युद्ध लड़े। लगभग 1526 में वो आया, उसके बाद उसने पानीपत का युद्ध लड़ा, फिर खानवा का युद्ध लड़ा, गांगरा का युद्ध लड़ा और उसने चंदावर का युद्ध लड़ा। आखिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर की मृत्यु के बाद उसका जो बेटा था हुमायूं वो शासक बनता। इसका लाभ उठाते हुए अफगान नेता कि उसको जो वो शासन बनाना तो उसको काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उस समय एक और राजा था कि अफगान नेता शेरशाह सूरी ने उत्तरी भारत के बड़े भाग पर शासन स्थापित किया एवं कई दीर्घकालिक सुधार किए। और उसने क्या किया, शेरशाह सूरी के बारे में बता रखा है कि उसने कुछ भारतीय व्यवस्था में सुधार भी किए। यद्यपि यह शासन अल्पकालिक रहा, क्योंकि हुमायूं ने शीघ्र ही अपना साम्राज्य पुनः स्थापित कर दिया। कि हुमायूं को हराकर एक जो अफगान शासक था शेरशाह सूरी वो राजा बन गया, लेकिन उसका जो शासन था वो थोड़े समय तक रहा और फिर बाद में फिर हुमायूं ने दोबारा उसको हरा दिया और दोबारा वो राजा बन गया हुमायूं। इससे पूर्व हेमू जो सूर्यवंश के अंतिम शासकों के अंतर्गत एक कुशल सेनापति एवं मुख्यमंत्री था, ने दिल्ली पर अल्पकालिक नियंत्रण स्थापित कर हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से शासन किया। इसने कहा कि उसने तो जब बीच में हुमायूं था, हुमायूं बना, हुमायूं की मृत्यु के बाद फिर दोबारा एक हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसको अंतिम हिंदू शासक भी कहा जाता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला, उसने भी शासन किया। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसने किस नाम से शासन किया? उसने हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से शासन किया। यद्यपि उसने कुछ सैन्य सफलताएं अर्जित की, परंतु वह बाबर के पुत्र अकबर से युद्ध करते हुए युद्ध भूमि में घायल हो गया। तो क्या हुआ कि देखिए आपको समझना होगा कि कुछ लाइनों में इतने पूरा इतिहास इन्होंने बता दिया। मैं आपको बताता हूँ कि चीजें कैसी घटित हुई थी, ताकि थोड़ा सा आपका विजन क्लियर हो। इस पैराग्राफ में आपको 3-4 महत्वपूर्ण शासक 3-4 लाइनों में लपेट दिए। अब यहाँ से आपका कैसे क्लियर होगा, तो देखिए स्टार्टिंग में 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। आप कहेंगे हाँ सर बाबर की मृत्यु हुई, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। 1530 से लेकर लगभग 1539 में आपका होता चौसा का युद्ध। किसके बीच में? ये होता है आपका शेरशाह सूरी और बाबर के बेटे हुमायूं के बीच में। तो यहाँ से शासक आपका आ गया हुमायूं। ये बात आपको समझ में आई? जहां से समझ में ना आए वहां से बता देना। तो 1539 में चौसा का युद्ध होता है और 1540 में एक युद्ध और होता है, और ये किसके साथ में हो रहा था? शेरशाह सूरी के बीच में दोनों युद्ध हुए थे और दोनों युद्धों में विजय किसकी हुई थी? शेरशाह सूरी की विजय हुई। तो मतलब 1540 में हुमायूं को भारत से भगा दिया गया, ठीक है। तो 1540 में राजा कौन बन गया दिल्ली का? शेरशाह सूरी। आपको यहाँ तक समझ में आई? फिर क्या हुआ कि 1545 में 1545 में क्या हुआ कि शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और बाद में जो शेरशाह सूरी के जो आपके ये उत्तराधिकारी थे, बाद के राजा थे, ये सूर्यवंश के, ये बहुत ज्यादा क्या निकले? कमजोर निकले। और लगभग 1556 में इन्होंने फिर भी शासन किया कि 1556 में वापिस जो हुमायूं था वो आकर दोबारा इनका जो उत्तराधिकारी था वहां से क्या है, दोबारा राजा बन जाता। हुमायूं की मृत्यु होने के बाद 1556 में फिर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की मृत्यु होने के कारण क्या हुआ कि जहां गद्दी खाली हो गई और अकबर क्या था कि उस टाइम वहां पर नहीं था मौजूद। एट ए टाइम जहां हुमायूं की मृत्यु हुई वहां पे अकबर मौजूद नहीं था, वो वहां से कुछ दूर कुछ दूसरे एरिया में था। और उससे पहले जो आपका हेमचंद्र विक्रमादित्य था
वो आके दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता कुछ समय के लिए। और अब क्या होगा कि उधर से अकबर आएगा और इधर से हेमचंद्र गद्दी पे बैठा है, तो दोनों के बीच में युद्ध होना लाजमी था। क्या ये बात आई आपको समझ में? कि देखिए कहानी बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे तथ्य मैंने भी छोड़े हैं, क्योंकि आपको जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ उतना मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। अगर इधर-उधर भटके तो पूरा लेक्चर ही आपका और किसी दिशा में चला जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ से समझ में आई या फिर नहीं आई कि 1530 में हुमायूं की मृत्यु हुई, फिर उसका जो बेटा था, सॉरी, बाबर की मृत्यु हुई यहाँ पर। बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं राजा बना 1539 और 1540 में शेरशाह से 2 युद्ध लड़े हुमायूं में, दोनों ही हुमायूं की हार हुई। 1545 में क्या हुआ कि शेरशाह की मृत्यु हो गई, फिर उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकले। 1556 में दोबारा हुमायूं राजा बन गया, फिर उसकी भी मृत्यु हो जाती है और फिर आपका गद्दी पे कौन बैठ जाता है? हेमचंद्र विक्रमादित्य। और अब उधर से अकबर आ रहा, तो दोनों के बीच में युद्ध होना लाजमी है। क्या ये चीज आपको समझ में आई? तो यहीं से हम पहुंच गए थे कि हुमायूं ने शीघ्र ही अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। इससे पूर्व हेमू जो सूर्यवंश के अंतिम शासकों के अंतर्गत एक कुशल सेनापति एवं मुख्यमंत्री था। हेमू कौन था? हेमू था जो सूर्यवंश थे आपका, शेरशाह सूरी, उनके यहाँ क्या था? एक कुशल सेनापति था। ने दिल्ली पर अल्पकालिक नियंत्रण स्थापित कर हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से शासन किया। यद्यपि उसने कुछ सैन्य सफलताएं अर्जित की, परंतु वह बाबर के पुत्र अकबर से युद्ध करते हुए पानीपत का दूसरा युद्ध कहा जाता है। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ये पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ हुआ था। युद्ध भूमि में घायल हो गया, उसे बंदी बनाकर अकबर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसने उसका फिर सिर दर्द से अलग करवा दिया। शीघ्र ही अकबर ने दिल्ली को मुगलों के लिए पुनः प्राप्त कर लिया। अब दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठ गया? अकबर बैठ गया। बात है, ऐसे इतिहासकार मानते हैं कि जब अकबर और इसका हेमू का युद्ध हुआ, तो हेमू की सेना लगभग जीत चुकी थी, लेकिन तभी अकस्मात एक तीर लगा हेमू की आंख में लगा और हेमू क्या हो गया? घायल हो गया। और वो जब गिर गया नीचे घायल होके, तो उसकी सेना को लगा कि उसका जो राजा वो मारा गया और उसकी सेना में भगदड़ मच गई। इस प्रकार हेमू एक जीता हुआ युद्ध हार गया। ये चीज आपको क्लियर हुई? यहाँ से आगे बढ़े। अब दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा है? अकबर बैठा है। अब हम अकबर की बात करें। अपने पिता हुमायूं के आकस्मिक निधन के पश्चात अकबर को मात्र 13 वर्ष की आयु में सम्राट घोषित कर दिया गया। अकबर ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को मुगल शासन के अधीन लाने का अभियान आरंभ किया। अकबर ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, कई बार हम पढ़ चुके हैं भारतीय उपमहाद्वीप कौन सा, भारतीय उपमहाद्वीप कौन सा। पहले आपके इसमें भारतीय उपमहाद्वीप देखो इसको उपमहाद्वीप क्यों बोलते हैं कि ये एशिया में है। मैं आपको बताता हूँ एक बार, ताकि आपकी चीजें क्लियर हो जाए, क्योंकि हर बार मुझे ये बात बनानी होती है उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, कि जैसे आपका ये एशिया महाद्वीप है, ये जो दक्षिणी है ना आपका दक्षिणी एशिया, इसमें कुछ प्राकृतिक सीमाएं हैं। जैसे यहाँ पे हिमालय पर्वत हो गया, यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत हो गया, यहाँ आपका अरब सागर हो गया, ठीक है, यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ हिंद महासागर हो गया। तो इस पूरे एशिया में ये जो दक्षिणी एशिया, इस क्षेत्र को कुछ अलग सा कर दिया है। उसमें जो एक महाद्वीप में होनी चाहिए ना, वो सारी विशेषताएं हैं। इसलिए तो दक्षिणी एशिया है आपका, जिसमें आपके अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, नेपाल है, तिब्बत है, ये सारे देश मिलकर क्या बनाते हैं? भारतीय उपमहाद्वीप बनाते हैं। तो अकबर ने निश्चय किया कि उसकी उम्र कितनी थी? 13 वर्ष की थी, ठीक है। तो अकबर ने संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप को मुगल शासन के अधीन लाने का अभियान पर आरंभ किया। उसका राज्यकाल क्रूरता एवं समन्वय का सम्मिश्रण था। जो उसकी महत्वाकांक्षा और रणनीति द्वारा निर्धारित था, उसका राज्यकाल क्या था? क्रूरता भरा था। और समय थोड़ा सा उसने बैलेंस बनाने का भी काम किया, लेकिन ज्यादातर भरा क्या था? उसका क्रूरता भरा ही राज्य शासन था। आरंभिक विजय अभियानों में अपने पूर्ववर्तियों के उदाहरणों का अनुसरण करते हुए उसने चित्तौड़ या राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में कोई दया नहीं दिखाई कि उसने उसने आक्रमण किए पूर्ववर्ती, मतलब कि जैसे आपका बाबर था, हुमायूं था, जिस प्रकार से उन्होंने क्रूरता दिखाई, उसी प्रकार से अकबर ने भी क्रूरता दिखाई पूर्ववर्ती, मतलब शुरू के अभियानों में। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को उसने 5 माह से अधिक समय तक घेरे रखा। राजपूत सैनिकों ने दृढ़ प्रतिरोध किया और मुगल सेना को भारी स्थिति पहुंचाई, किंतु अंत किले में सेंध लगा दी गई। उसने कहा कि जब वो चित्तौड़गढ़ लूटने गया, तो आपने चित्तौड़गढ़ का किला कभी देखा हो या फिर आपने पहले भी हिस्ट्री में पढ़ा है
कि वो बहुत ज्यादा क्या था, सुरक्षित था। जो उसकी प्राकृतिक बनावट थी, मतलब भौगोलिक क्षेत्र था, वो भी ऐसा था कि जल्दी से किले के अंदर घुसना संभव नहीं था। तो अकबर की सेना 5 महीने तक किले के बाहर डटी रही, वो प्रयत्न करते रहे कि किसी प्रकार से हम किले के अंदर जाएं, और आखिर में उन्होंने किले के अंदर सेंध लगा दी, किले में वो प्रवेश कर गए। अब किले में सेंध लगाने के बाद क्या हुआ, सैनिक लड़ते हुए बड़ी संख्या में हताहत हुए, जबकि सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया। जौहर क्या होता है कि जब भी आपकी पिछली हिस्ट्री में भी आया था कि जौहर क्या होता है कि जब विदेशी आक्रमणकारी भारत में आए तो जब राजा हार जाता था, कोई भी हिंदू राजा, तो बची हुई महिलाएं की जो आपके सैनिक थे वो उनके साथ दुर्व्यवहार करते, बलात्कार करते। तो इस चीज से अपनी इज्जत बचाने के लिए, ताकि कोई विदेशी उन्हें छू भी न सके, तो जो भारतीय महिलाएं थी तो वो क्या करती थी कि आग में खुद को जलाकर वो क्या हो जाती थी, जौहर करती थी। आपको आग मतलब अपने प्राणों को न्यौछावर कर देती थी, ताकि उनको विदेशी कोई छू भी न सके। तो फिर क्या हुआ कि जब कि सैकड़ों महिलाओं ने जौहर किया, अकबर ने किले में लगभग 30,000 नागरिकों के नरसंहार का आदेश दिया और जीवित महिला एवं बच्चों को दास बना लिया। अकबर की आयु उस समय 25 वर्ष थी। उसने विजय संदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि उसने विजय संदेश भेजा, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि हमने काफिरों के अनेक दुर्ग तथा नगरों पर अधिकार कर लिया और वहां इस्लाम स्थापित किया। अपनी रक्त पिपासु तलवार की सहायता से उसके मस्तिष्क से कुफर के चिन्ह मिटा दिए तथा संपूर्ण हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट किया। उन्होंने ये शब्द लिखकर भेजे, संदेश पहुंचवाया भी दिल्ली। आपको आ रही बात समझ में कि उसका मेन मकसद क्या था। यहाँ से उसका मकसद है, उसकी सोच झलक रही है। आपको सोचना कितना क्रूर था कि हमने काफिर शब्द पीछे आया था, उसका मतलब है कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हो के अनेक दुर्ग, मतलब उनके किले तथा नगरों पर अधिकार कर लिया है और वहां इस्लाम स्थापित कर दिया, कि मतलब कि इस्लाम धर्म लोगों से मंजूर करवा लिया। अपनी रक्त पिपासु मतलब जो रक्त की प्यासी है, तलवार की सहायता से हमने उनके मस्तिष्क से कुफर के चिन्ह को मिटा दिया है तथा संपूर्ण हिंदुस्तान में मंदिरों का नष्ट कर दिया। अब आप यहाँ की मतलब कि उनके मस्तिष्क से जो उनका धर्म ईमान था वो हमने क्या कर दिया है, मिटा दिया तथा संपूर्ण हिंदुस्तान में मंदिरों को नष्ट हमने कर दिया। ये अकबर के शुरुआती विजय अभियान था, उनके बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपको बता भी दिया कि जौहर क्या है। जब तुर्क या मंगोल सेनाएं किसी क्षेत्र पर अधिकार कर देती थी तो प्राय वो वहां की स्त्रियों को गुलाम बनाकर ले जाते थे, तब उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। अब अमानवीय व्यवहार आपको पता क्या होता है, ठीक है। ऐसे ऐतिहासिक उदाहरण ऐसी राजपूत स्त्रियों के प्राप्त होते हैं जो अपनी पवित्रता एवं सम्मान की रक्षा हेतु सामूहिक रूप से, अकेले नहीं, सामूहिक रूप से जितने भी महिलाएं वहां किले या महल में होती, वो क्या करती, खुद को अग्नि में समर्पित कर देती थी। जौहर अंतिम प्रतिरोध तथा प्रतिष्ठा की रक्षा का प्रतीक माना जाता था। ध्यान रखना, इस लाइन की ओर ध्यान देना कि जौहर अंतिम प्रतिरोध, उससे बात तो प्राण देने के बाद तो कुछ बचता ही नहीं। तो जौहर क्या था, आपका अंतिम प्रतिरोध तथा प्रतिष्ठा की रक्षा का प्रतीक माना जाता था। जब अकबर ने अंतिम रूप से चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की तो सैकड़ों राजपूत महिलाओं ने अपनी महारानियों एवं कुलीन महिलाओं के साथ जौहर किया भी, ठीक है। जो भी उनकी महारानियां थी या फिर जो कुलीन मतलब जो शासक वर्ग से संबंध रखती थी जो महिलाएं, उन्होंने भी। अकबर ने अपने पूर्ववर्तियों का अनुसरण करते हुए ये विचार अपनाया, एक शासक को सदैव विजय की इच्छा रखनी चाहिए तथा उनके शत्रु के विरुद्ध शस्त्र उठा लेंगे भी। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि जो उसके पूर्ववर्ती राजा थे, मतलब ये बाबर और हुमायूं के पूर्ववर्ती, आप समझ जाना, बाबर और हुमायूं की हम बात करें, उसकी तरह उनकी एक ही इच्छा थी कि शासक को जो है उनके जो भी विरोधी हो उनपे क्या शस्त्र उठा लेना चाहिए भी, ठीक है। मतलब उनके खिलाफ हमेशा जीतना चाहिए, उनको अपना अधीन कर लेना चाहिए। अगर उसने अधीन नहीं किया तो वे आपके ऊपर आक्रमण करेंगे, वे जो आपके ऊपर क्या कर लेंगे, अस्त्र उठाएंगे, कभी ना कभी शस्त्र उठाएंगे। आपको हमारी बात समझ में कि आपके खिलाफ कोई भी है तो आपको क्या करना है कि उसको हरा देना, अपना गुलाम बना लेना है, नहीं तो कभी ना कभी वो ही क्या है आपके ऊपर आक्रमण करेंगे। जैसे जैसे उसके साम्राज्य का विस्तार होता गया, उसने स्थिर करने के लिए राजनीतिक युक्तियों का प्रयोग किया भी। अब उसका जो साम्राज्य है वो बड़ा होता जा रहा था, तो उसने अपना साम्राज्य चलाने के लिए कुछ रणनीतियां अपनाई, कुछ उसने
युक्तियों का प्रयोग किया, मतलब कुछ नीतियां बनाई कि बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया, अब ऐसे एक जगह केंद्र रखने से, शक्ति का केंद्र रखने से राजा राज्य नहीं चलेगा, तो कुछ ने नीतियां अपनाई। उसने पड़ोसी राज्यों की राजकुमारियों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए कि उसके मन में एक ख्याल आया कि हम हमेशा जीत कर तो राज्य को नहीं बढ़ा सकते, अगर जीत के राज्य को बढ़ाया तो इसी प्रकार से इतना साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ जितना अकबर चाहता था। तो उसने कुछ और आइडिया लगाया। उसने क्या किया, उसने पड़ोसी राज्य की राजकुमारियों के साथ विवाह संबंध स्थापित किए, राजपूत एवं क्षेत्रीय शक्तियों का राज दरबार में स्वागत किया, जजिया कर का उन्मूलन किया और सुलह कुल। तो उसने क्या किया कि कुछ ऐसे राज्य थे, राजपूत राज्य थे, तो जिन्होंने क्या किया, उनमें राजकुमारियों से विवाह कर लेता और कहता कोई बात नहीं कि अब हम रिश्तेदार हो गए, ठीक है, तो आप मेरे अधीन शासन करिए, ठीक है, कि आपको स्वतंत्र रूप से शासन नहीं करना है, आपको मेरे अधीन शासन करना है। अगर आपने बात नहीं मानी तो फिर युद्ध का परिणाम पता था। तो कुछ शासक ऐसे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली बिना ही युद्ध लड़ने के। इतिहास में आपको हर प्रकार के उदाहरण मिलेंगे, बहुत श्रेष्ठ महाराणा प्रताप जैसे आपको वीर मिलेंगे, पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर मिलेंगे, और कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपके बिना युद्ध लड़े, जिन्होंने हथियार डाल दिए, जो युद्ध के क्षेत्र से भाग गए। उसने जजिया कर हटा दिया। जजिया कर आपने पढ़ा था कि पिछले आपके जो संत काल में है उन्होंने जजिया कर लगा था। जजिया कर मतलब कि अगर जो आपका जो मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं रखता है, जो बाकी धर्मों से लोग संबंध रखते हैं, तो उनको राजा को एक कर देना होता था, जिसके बदले राजा उसकी रक्षा करता था, ठीक है। यही एक क्या था, जजिया कर था। मतलब यदि आपको यहाँ पे रहना है या तो मुसलमान बन के रहो, यदि आप किसी अन्य धर्म से संबंध रखते हैं तो आपको कर देना पड़ेगा, मतलब टैक्स देने पड़ेंगे, रुपए देने पड़ेंगे सिर्फ रहने के लिए भी, ठीक है। ये एक भेदभाव रहा करता जिसको अकबर ने बंद कर दिया। ध्यान रखना, कुछ नहीं ऐसे पूछा जाता है कि किस मुगल शासक ने जजिया कर को बंद किया था, तो वो आपका अकबर का आएगा। तो उसने और सुलह कुल वस्तुतः सभी के साथ शांति या सभी पंथों के प्रति सहिष्णुता नीति का अवलंबन किया, कि उसने एक नीति चलाई सुलह कुल की, ठीक है। तो इसमें कुछ नीति थी कि उसमें सभी के साथ, सभी धर्मों के साथ बराबर व्यवहार किया जाए, कुछ इस प्रकार का उन्हें सुलह कुल को चालू किया। उसने सभी के साथ शांति या सभी पंथों के प्रति सहिष्णुता की नीति का अवलंबन किया भी आखिर में, ठीक है, कि मतलब जजिया कर हटा दिया, मतलब सभी धर्मों को एक बार बराबरी का थोड़ा सा दर्जा दिया, ये बताया गया है। और ये आपसे पूछ सकता है कि सुलह कुल क्या था भी, ये क्या था, सभी के लिए शांति या सभी पंथों के प्रति सहिष्णुता की नीति थी अकबर की, सुलह कुल। आपको पता, सुलह तो आपको पता चल गया, समझौता है, कुल मतलब अलग अलग धर्मों के बारे में ये बताया गया है कि सुलह कुल सभी धर्मों के सभी धर्मों के साथ शांति या सभी पंथों के प्रति सहिष्णुता की नीति का अवलंबन, ये है आपका सुलह कुल। अंतरपाथिक संवादों मतलब एक दूसरे के साथ बातचीत करना, हिंदू। तो ये देखिए आपका कि अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य, देखिए आप एक बार यहां से देखिए, यहाँ पे जितने भी आपके इस प्रकार से पैरेलल लाइन है, ये अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य है, ठीक है। ये जो आपका बॉक्स बना हुआ ना इस साइड का पैरेलल लाइन, जहां पे आपको क्रॉस क्रॉस दिख रहे होंगे, डिब्बे बने दिख रहे हैं, देखिए आपको यहाँ से स्क्वायर वर्ग बने नहीं दिख रहे खाने, ये आपका अकबर के अधीन शासक है। यहाँ पे मैं एक बार मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए भी। तो ये देखिए, जहां से मैं ये शासन कर रहा हूँ, ये आपका, सॉरी मार्क कर रहा हूँ मैं, थोड़ी शासन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो सारे थे ना ऊपर तक, ये अकबर के अधीन थे, और बाकी जो आप कहेंगे कि सर बाकी में जो लाइनें खिंची हुई हैं ये किसके अधीन थे, ये जो लाइनें हैं यहाँ पे, जो अकबर के बाद एक शासक हो रहा था औरंगजेब, तो उसने अपना साम्राज्य यहाँ तक बढ़ा दिया था। तो अकबर की सीमाएं आपको देखिए कितना बड़ा शासन था। देखिए स्टार्टिंग उन्होंने दिल्ली से स्टार्ट किया था, और इसको बढ़ाकर कहां तक अपना शासक है वो ले गए थे भी, ठीक है। चीजें क्लियर हो रही है आपको। ठीक है, इन्होंने अलग अलग और दे रखे थे। जो ये था ना, ये आपको रेड कलर जयपुर है, ये मेवाड़ आपको दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, ये राजपूत शासन था भी। अधिकारियों की उच्च पदों पर नियुक्ति एवं अन्य साहसिक सुधारों के माध्यम से अकबर ने साम्राज्य को विस्तार का स्थिरता प्रदान की और कई राजपूत शासकों का समर्थन प्राप्त किया। और उसके बाद उसने सुलह, देखो क्या क्या का परिवर्तन बदले उसने अपने शासन में। एक तो जजिया कर हटा दिया,
ठीक है, ताकि बाकी धर्म के लोग उसको थोड़ा-सा राजा स्वीकार करें और उसके मन में उनके प्रति नफ़रत थोड़ी-सी कम हो। एक उसने सुलह कुल किया, ठीक है, बाकी जो दूसरे धर्म के लोग थे, ठीक है, तो उनको भी क्या किया उन्होंने अधिकारियों के उच्च पदों पर नियुक्ति की, ठीक है, मतलब जो शासन कर रहे थे उसमें कुछ वरिष्ठ पद होते थे, तो उनमें भी उनकी नियुक्ति करने लगे। जैसे आपको पता चलेगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उसमें जो अकबर का सेनापति था वो मानसिंह बना। मतलब इस प्रकार उसने जो महत्वपूर्ण पद थे, उसपे भी अन्य पंथों के लोगों की नियुक्ति करने लगा। अन्य शासित सुधारों के माध्यम से अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार था, स्थिरता प्रदान की। स्थिरता मतलब कि उसको थोड़ा-सा बैलेंस बनाए रखा कि कोई खास विद्रोह न हो, शांति से शासन चलता रहे। और कई राजपूत शासकों का समर्थन प्राप्त किया। उसके दरबार में इतिहासकार एवं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि उसके दरबार में इतिहासकार एवं जीवनीकार अबुल फजल ने उसके कथनों को वर्णित करते हुए कि उसके दरबारी इतिहासकार कौन था या फिर उसकी जीवनी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। उसके कथनों को वर्णित करते हुए लिखा है, औपचारिक रूप से मैंने लोगों को अपने पथ के अनुरूप डाला और इसे ही इस्लाम मान लिया भी। इसने कहा कि मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि इस्लाम के बारे में उसकी क्या राय है, कि मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि मैंने लोगों को मतलब अपनी अत्याचारों के माध्यम से लोगों को इस्लाम मैंने अपनाने पर मजबूर कर दिया स्टार्टिंग में। फिर कहता है ये कि इसे ही इस्लाम मान लिया और मैंने कहा कि यही इस्लाम है कि लोगों को क्या करो, उन पे अत्याचार करो, उनको मारो काटो, कैसे भी करके आप क्या करो, उस पे इस्लाम कबूल करवा लो, यही क्या है, इस्लाम है। और जैसे-जैसे मैंने ज्ञान की प्राप्ति मुझे अत्यंत लज्जा, उसने कहा फिर मुझे थोड़ा-सा ज्ञान हुआ, मैं समझदार हुआ और मुझे शर्म आई, लज्जा महसूस हुई। स्वयं मुस्लिम न होते हुए दूसरों को बलात् ऐसा बनाने पर विवश करना अनुचित था। उसने कहा कि लोग अगर अपनी मर्जी से मुस्लिम न बने ना, मतलब किसने कहा कि जबरदस्ती अगर धर्मांतरण करवाएँगे, किसी का धर्म बदलवाएँगे, तो वो क्या था कि विवश करना गलत था। बलपूर्वक मतांतरित लोगों से प्रतिबद्धता की क्या अपेक्षा की जाती है? इसने कहा कि अगर हम किसी से जबरदस्ती उसका धर्म बदलवा लेंगे, तो उन लोगों से हम क्या अपेक्षा करेंगे? क्या वो हमारे धर्म का पालन करेंगे? तो ये सोच उसकी बताई गई है। उसकी दीर्घ शासनावधि प्राय 50 वर्षों तक 1556 में वो राजा बना था पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद और 1605 में मृत्यु तक चली। इस अवधि का मध्यकाल प्राय शांत रहा, किंतु अंतिम 15 वर्ष में इसने कहा कि स्टार्टिंग में आपने पता किया कि जैसे उसने मेवाड़ पे आक्रमण किया कि किस प्रकार उसने खूंखार नीति अपनाई थी। उसके बाद जो बीच का जो काल था ना, वो थोड़ा-सा शांत रहा। उसमें क्या उसने ये नीति अपनाई कि विवाह करना, मित्रता करना, ठीक है? इस प्रकार की नीति अपनाई। लेकिन जो आखिर के फिर 15 वर्ष थे ना कश्मीर में, आखिर के 15 वर्ष इस अवधि का मध्यकाल प्राय शांत रहा, मध्यकाल बीच के काल, ठीक है। तो किंतु अंतिम 15 वर्ष कश्मीर, सिंध, दक्कन और अफगानिस्तान में नए सैन्य अभियानों से भरे रहे। आखिर में फिर उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना स्टार्ट कर दिया और अपने अंतिम चरण में उन्होंने कौन-कौन से अभियान चलाए? वो चलाए थे आपके कश्मीर में, सिंध में, दक्कन और अफगानिस्तान। ये 4 आपको याद रखने, आपसे पूछ सकता है कि अकबर ने अपने अंतिम काल में कौन से अभियान चलाए थे, किन प्रदेशों को विजित किया? तो यहाँ पे आपको कश्मीर, सिंध, दक्कन और अफगानिस्तान चारों ही आपको ध्यान रखने हैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। अकबर की जीवनी किसने लिखी थी? अकबरनामा जो उसका नाम दिया जाता है वो लिखी थी अबुल फजल ने। और अबुल फजल ने ये बताया है कि उसकी जीवनी का पता चलता है कि स्टार्टिंग में अकबर को लगा था कि किसी को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा लेंगे, यही क्या है, हमारा धर्म है, ठीक है। लेकिन जैसे मुझे फिर ज्ञान की प्राप्ति, मुझे लगा कि मैं ये चीजें गलत कर रहा हूँ और मैंने सभी धर्मों के लिए आपको चला था ना सुलह कुल चलाया भी, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। इसने एक खुद का अलग धर्म भी चलाया था बाद में, जिसको दीन ए इलाही कहा जाता था। उसने कुछ बातें हिंदू धर्म से ली, कुछ बातें तो बौद्ध धर्म से ली, कुछ बातें आपकी इस्लाम धर्म से ली। उन्होंने एक बीच का रास्ता कि सभी लोग इसे अपना लीजिए। तो एक व्यक्ति ने वो धर्म अपनाया था जिसका नाम क्या था? बीरबल था। आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर ने जो धर्म चलाया था या फिर कुछ एक उसको क्या मान लीजिए आप, एक मार्ग मान लीजिए, ठीक है, कि अगर सीधा पूछा है दीन ए इलाही किसने चलाया? अकबर ने चलाया था। किसे अपनाया? वो बीरबल ने अपनाया था।
आपके विचार में अकबर ने ये देखिए, ये जो बीच के क्वेश्चन है ना, हम इसको जब क्वेश्चन आंसर करेंगे उसको बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ क्या करना है, डिस्कस करना। देखिए, आपके विचार में अकबर ने साम्राज्य अलग अलग नीतियां क्यों अपनाई, जबकि दिल्ली के पहले शासक प्राय केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर थे, कि अकबर ने अलग अलग नीति कौन सी अपनाई, क्यों अपनाई भी। देखिए, स्टार्टिंग के दो शासक थे बाबर और हुमायूं, उसने तो मारकाट की नीति अपनाई थी, युद्ध की नीति अपनाई थी, लेकिन अकबर ने आपके अलग अलग नीतियां अपनाई, उसने मित्रता की नीति अपनाई, उसने क्या किया, विवाह वाली नीति भी अपनाई। ठीक है, अलग अलग प्रकार की नीतियां उसने क्यों अपनाई भी। ठीक है, यहाँ पे एक आपको वन लाइनर फैक्ट दे रखा है, फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा निर्मित 5 मंजिला पंचमहल वर्तमान आगरा के समीप है। फतेहपुर सीकरी आगरा के नजदीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, 5 मंजिला महल बना था, जिसको पंचमहल बोलते हैं। आपसे फैक्ट पूछा जा सकता है कि जो आपका ये पंचमहल का निर्माण किसने करवाया फतेहपुर सीकरी में, तो अकबर ने कराया था। स्वयं निरक्षर होने के उपरांत भी अकबर फारसी और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक रहता था भी। तो अब थोड़ा सा साहित्य के बारे में, उसके बारे में बताया गया कि अकबर अनपढ़ था, उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर भी वो क्या था कि फारसी और भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए उत्सुक रहता था। उसने भारतीय शास्त्रीय विचारों में गहरी रुचि दिखाई एवं बहुधा विद्वानों को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। मतलब कि बहुत सारे विद्वानों को क्या किया उसने, अपने दरबार में आमंत्रित किया धर्म के बारे में जानने के लिए। उसने फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद भवन स्थापित किया, जहां उसने प्रमुख संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया। तो उसने क्या किया कि फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद गृह आप ट्रांसलेट करना, कि मान लो कोई चीज संस्कृत में है, उसको आपको हिंदी में, मतलब जो भाषा आपको आती, मान लेते हैं कि आपको हिंदी आती है, तो इंग्लिश से आप जब हिंदी में ट्रांसलेशन होता है उसको अनुवाद बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, अनुवाद गृह भवन बना, मतलब अलग से भवन बनवाया कि इसमें विद्वान बैठेंगे, और जो आपके संस्कृत में, क्योंकि उसको फारसी समझ में आती थी और वो संस्कृत में थे, तो फारसी में अनुवाद करते और फिर उसके बारे में अकबर को बताते भी। इसने महाभारत, जिसको फारसी में रतननामा या युद्ध का ग्रंथ कहा गया, रामायण 176 सुंदर लघु चित्रों के साथ भगवत गीता और पंचतंत्र सम्मिलित, उसने किस किस ग्रंथों का आपका अनुवाद कराया, रामायण का करवाया, आपका महाभारत का करवाया, और ये आपका पंचतंत्र का करवाया। और फारसी में महाभारत को क्या बोलते हैं, रचनामा या फिर युद्ध का ग्रंथ बोलते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन आपको साथ साथ मैं एक बार रिपीट करवाता चलूंगा, ताकि थोड़े से आपके माइंड में सेट हो जाए, जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर आराम से कर देंगे। चीजें क्लियर हुई यहाँ से। अकबर के पुत्र जहांगीर ने पिता की भांति कला तथा वास्तुकला के प्रति रुचि दिखाई, दक्कन में विस्तार का प्रसार किया। उसका पुत्र शाहजहां, देखिए अकबर का कहा कौन पुत्र, जहांगीर, और जहांगीर का पुत्र शाहजहां। ये बात आप याद रखना है कि क्रम को भी याद रखना कि कौन किसका पुत्र था। शाहजहां ने कई विद्रोह का सामना किया। उसने आगरा स्थित ताजमहल के निर्माता के रूप में स्मरण किया जाता, मतलब कि शाहजहां को किस प्रकार हम याद करते हैं कि इसने आपका शाहजहां ने ये आपका ताजमहल बनवाया था। ताजमहल को आज भी विश्व के महान वास्तु चमत्कारों में से एक माना जाता है। 7 अजूबे माने जाते हैं ना, तो उसमें आपका एक ताजमहल भी आता है। यह युग कला एवं स्थापत्य कला के विकास का चरम माना जाता है, जिसमें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा और दिल्ली एवं आगरा के लाल किले सम्मिलित है। देखिए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा इसी काल में, आपके शाहजहां के काल में, ठीक है, दिल्ली एवं आगरा के लाल किले सम्मिलित। यहाँ आप फंस जाओगे कि दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया, तो आप सीधा जाओगे हुमायूं पे, या फिर उसके बाद में चले जाओगे आप अकबर पे, लेकिन वो किसने बनवाया था, आपका शाहजहां ने बनवाया था। और दिल्ली एवं आगरा के लाल किले, दिल्ली का भी लाल किला और आगरा के भी लाल किले। अन्य शास्त्रीय कला तथा भारतीय संगीत, सुलेख एवं लघु चित्रकला का भी इसे काल में उत्कर्ष हुआ। तो इसी काल में क्या हुआ कि आपका जो वास्तुकला थी, आपका शाहजहां वाले काल, विशेष का याद रखना कि आपका वास्तुकला का हुआ। ठीक है, चित्रकला में आप जाएंगे जहांगीर के शाहजहां जहांगीर, हाँ जहांगीर के पास जाएंगे। चित्रकला का जो विकास हुआ था वो आपका हुआ था जहांगीर वाले काल में। और जो वास्तुकला, मतलब जो बिल्डिंग इमारतें बनाते ही ज्यादा किसने बनवाई थी, शाहजहां ने बनवाई थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है अभी। अब हम बढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। ठीक है, तो औरंगजेब के बारे में हमारा 30 या 35 मिनट का लेक्चर होता है वो यही समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम मिलेंगे, औरंगजेब के बारे में बातें करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से आपको समझाया जा रहा है वो तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी आपकी राय है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।